नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए? क्या गोल बेस्ड निवेश ही बेस्ट निवेश स्ट्रैटेजी है? नया निवेश करने से पहले क्या रहे तैयारी? एनएफओ में निवेश करें या नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो निवेशकों के मन में हमेशा उठते रहते हैं और आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम देंगे और इन सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। हमारे साथ है इस वक्त पंकज मटवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। स्वागत करेंगे एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समझेंगे आखिरकार ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो परफेक्ट पोर्टफोलियो की प्लानिंग में कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। हमने जैसे शुरुआत में बोला, कई बार आपकी जो परफेक्ट पोर्टफोलियो की प्लानिंग है वो कुछ बेसिक गलतियों की वजह से डिरेल हो जाती है, इम्परफेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले कुछ गलतियों पर ही बात कर लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल निवेश के सफ़र की शुरुआत में ही नहीं करनी है, और जैसे ही आप वो गलतियों को दूर कर लेंगे, क्या करना है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रवीण, कौन सी निवेश की गलतियां हैं ऐसी जो कि अमूमन निवेशक कर बैठते हैं और जो अवॉइड की जा सकती हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जहाँ तक हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक बहुत लंबा समय है जो हमें निकालना होता है, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डेफ़िनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हमें सही करने की ज़रूरत है। पर अगर हम कुछ बेसिक मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो हमारी जर्नी डेफ़िनेटली ज़्यादा बेटर हो सकती है, और जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हमारे रिटर्न्स अच्छे हों, हमारे गोल्स अचीव हों, वो किया जा सकता है। कुछ यहाँ पे गलतियाँ हैं। पहली, मेरे ख्याल से स्वाति, हम सब हमें अच्छी लगती है चॉइस, हमें वैरायटी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लगती है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, हम काफ़ी तरीके का खाना डिफरेंट डिफरेंट पसंद करते हैं, कपड़े, यानी कि वैरायटी एक हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर कई बार हम इस चीज़ की सेम जो ये थ्योरी है कि हमारे पास बहुत वैरायटी होनी चाहिए, ये हम अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर देते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में धीरे-धीरे करके बहुत ही सारे फंड्स जुड़ जाते हैं। मैक्सिमम फंड्स जो मैंने आज तक किसी के पोर्टफोलियो में देखे हैं वो करीबन 92 हैं। पर 25, 30, 40 फंड्स हम बहुत कॉमनली देखते हैं पोर्टफोलियोज में। एंड स्वाति, वो हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं पूरा करते हैं, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, उसके साथ साथ काफी ज्यादा डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है पोर्टफोलियो में। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज कि आप बहुत ज्यादा फंड्स ना ऐड करें। सेकंड, स्वाति, हम देखते हैं कि एक ही कैटेगरी में से अब इतनी हमारे पास करीबन 39-40 कैटेगरीज हैं ओवरऑल, अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें। हमारे पास विद इन इक्विटीज ही करीबन 12 कैटेगरीज हैं, इंडेक्स फंड्स अलग है। हम लोग कई बार सेम कैटेगरी से मल्टीपल स्कीम्स पिक कर लेते हैं। मानिए कि हमने स्मॉल कैप उठाया तो हमने 5 स्मॉल कैप फंड्स उठा लिए। हमने देखा है मिड कैप से कई बार लोगों के पास, इन निवेशकों के पास 4-4 मिड कैप फंड्स होते हैं। तो कैटेगराइजेशन के विद इन आपका नंबर्स अगेन कॉमनली बहुत ज्यादा होते हैं। ये सेकंड मिस्टेक है। थर्ड, स्वाति, कई बार हम देखते हैं कि कोई फंड हाउस या किसी तरीके की स्ट्रैटेजी अगर बहुत अच्छा कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं निवेशक उसी को बहुत पसंद करने लग जाते हैं और उसी फंड हाउस या एएमसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हर कैटेगरी की स्कीम वहीं से पिक करना चाहते हैं, जिससे उनको वैरायटी नहीं मिलती है पोर्टफोलियो में। मान लीजिए अगर एक्सिस पसंद है तो एक्सिस के ही 4 स्कीम्स जोड़ लिए, आपको एचडीएफसी पसंद है तो उन्हीं से बहुत स्कीम्स जोड़ लिए। ये तीसरी गलती है, ये हमें नहीं करनी है अपने पोर्टफोलियो में। चौथी गलती कि हम अक्सर जो अभी हमारे रीसेंट रिटर्न्स होते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न्स जिनको हम बोलते हैं, उनको देख के निवेश की अपनी हम सिलेक्शन करते हैं कि इस स्कीम ने 50% रिटर्न दिए तो हम यही जोड़ेंगे। तो हम अपने रिस्क एपेटाइट को कई बार एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स देखे होते हैं, हमने रोलिंग रिटर्न्स नहीं देखे। तो हमने लंबे समय में उस स्कीम की डाउन टर्न्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है। ये एक और मिस्टेक है। और इसके अलावा जो एक मिस्टेक है वो है कि हम जब भी कोई एनएफओ आता है, तो निवेशकों को थोड़ा सा टेम्पटेशन हो जाता है कि हमसे कुछ नया कुछ मिस ना हो जाए हमारे पोर्टफोलियो में, कहीं कुछ कमी ना रह जाए हमारे पोर्टफोलियो में। उस चक्कर में वो अक्सर हर एनएफओ में ही थोड़ी बहुत योगदान अपना करके एक पार्टिसिपेशन रखना चाहते हैं। तो अगेन वो भी एक रीजन होता है कि बहुत फंड्स बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम पोर्टफोलियोज में देखते हैं, और मेरे ख्याल से अगर ये अवॉइड किए जा सके तो पहला जो स्टेप है आपकी फाइनेंशियल जर्नी का, वो ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ गलतियां हैं जो निवेश के सफर के पहले पड़ाव में ही आपको करने से बचना है, उसके बाद रास्ता क्लियर हो जाता है और आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पंकज जी जो हम समझना चाहते हैं वो ये है कि पोर्टफोलियो प्लानिंग करने के टाइम पे हम जब एक ढांचा ही तैयार कर रहे हैं तब आपको कितने फंड ऐड करने हैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे प्रवीण ने बताया कि एक पोर्टफोलियो में 92 फंड्स थे, आपने कई पोर्टफोलियो देखे हैं, अपने अनुभव के आधार पर आप बताइए कि कितना ज़्यादा लोग पोर्टफोलियो भर लेते हैं क्योंकि मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। और आइडियली पोर्टफोलियो में फंड रहने कितने चाहिए? मानिए किसी का 15 या 20 साल का लंबी अवधि का नजरिया है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के फंड्स कितने रहें? स्वाति जी नमस्कार, प्रबलिन जी नमस्कार। स्वाति जी सही कहा आपने। देखिए फंड्स काफ़ी हो जाते हैं, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये होता है कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं उस वक्त पर भी आप ये चाहते हैं कि आपके पास पोर्टफोलियो में एक एक कैटेगरी दो दो फंड्स हों, वो हो जाता है। या फिर कई कैटेगरीज आप ऐड कर लेते हैं, यानी कि अपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ रखा, फिर अपने मल्टी कैप भी ऐड कर लिया, फ्लेक्सी कैप भी ऐड कर लिया। तो इस तरह से भी बहुत सारे फंड्स हो जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि जब आप लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कई बार मान लीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड चुना और कुछ साल के बाद देखा कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपने आगे की उसमें एसआईपी नहीं की, किसी और स्कीम में कर ली दूसरे लार्ज कैप में, लेकिन जो पहले का पैसा था वो वहां इन्वेस्टेड है। तो ऐसे में भी होता है कई बार कि आपके पास स्कीम्स कई हो जाती हैं। तो ये जरूरी है कि आपको जो पोर्टफोलियो है आपके गोल के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो जरूरत है उस हिसाब से फंड्स रखने चाहिए। और सवाल यह है कि कितने फंड्स हो, तो मेरे हिसाब से 7-8 फंड्स में आपका पूरा काम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि देखिए आप यदि इक्विटी की भी बात करें हम, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक इंटरनेशनल फंड, तो ये अगर रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो मतलब पूरा बन गया, जहां पर डाइवर्सिफिकेशन है विद इन इक्विटी। और डेट अगर ऐड करना है, गोल्ड ऐड करना है, तो एक दो फंड्स वो अलग हो सकते हैं। फिर उसके अलावा क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि समय के अनुसार थोड़ा सा आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिला सके। तो इसके लिए एक कोर पोर्टफोलियो की आपने बात की, जहां पर आपके पास 4 फंड्स हैं या 5 फंड्स हैं, प्लस 2-3 फंड्स आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में। जैसे हम कभी देखते हैं कि बिजनेस साइकिल जो थीम अच्छा कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग थीम अच्छा कर रही है, या आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप चाहते हैं कि मौके का फायदा उठाया जाए, तो आपके उस तरह से 2-3 फंड्स हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सब मिलाकर यदि आप 7-8 फंड्स रखेंगे पोर्टफोलियो में, तो आपको पूरा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो मिलेगा। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि ब्रॉडर मार्केट भी और थीम और सेक्टरल फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो इस तरह से करना चाहिए। और दूसरी बात स्वाति जी, बात जरूर ऐड करूंगा, जो मैंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि ओवर अ पीरियड टाइम आपके पास फंड्स इकट्ठे होते जाते हैं, तो ऐसा ना करें। यदि आप चाह रहे हैं कि एसआईपी आपने नए फंड में की है, तो जो पहले से आपने इन्वेस्ट किया है उसे भी आप समय पर स्विच कर ले दूसरी स्कीम में, ताकि इस तरह से स्कीम जुड़ती ना चली जाए आपके पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। तो एक तो सीमित रखें अपना पोर्टफोलियो, एक लंबी अवधि का पोर्टफोलियो होने का मतलब ये नहीं कि आप फंड की भीड़ बढ़ा दें। और निवेश या लक्ष्य के आधार पर अगर करेंगे, पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, में फंड ऐड करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। इसी से जुड़ा होता है रिस्क, जिसको एएमसी या कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं प्रबलीन। इसी बात पर ऐड करना ज़रूरी है, जो आपने शुरुआत में भी कहा था। जब कई बार जो निवेशक होते हैं एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड ऐड कर लेते हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया। लेकिन अगर मानिए किसी एक एएमसी के फंड ऐड भी करने हैं और अलग अलग कैटेगरी के फंड भी ऐड करने हैं, तो वो तरीका क्या हो सकता है? क्या मोर देन वन फंड एक एएमसी का रहना सही रहता है? क्या उसका एक पर्टिकुलर नंबर है जिसको ध्यान में रख के किया जा सकता है? क्योंकि कई एएमसी ऐसे हो सकते हैं जिनका हो सकता है लार्ज कैप या फिर फॉर एग्जांपल एक फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या एक नंबर है जिसका ध्यान में रखा जाए? स्वाति, इनका इस चीज का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है कि आप एक एएमसी से कितने फंड्स उठाएं, पर हम ये चाहते हैं कि जब हम अपने पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास एक वेरिएशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट स्टाइल। यानी कि कोई भी एएमसी जब अपना पैसा निवेशकों का मैनेज करती है तो उनका एक अपना तरीका होता है कि वो ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनकी स्टॉक सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, उनके फंड मैनेजर्स कैसे अपनी जो स्टॉक्स हैं उनको फिल्टर करते हैं
और पोर्टफोलियोज में ऐड करते हैं, और इसी कारण से हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक एएमसी के बहुत ज्यादा ना उठाएं। बट अगर किसी निवेशक को लगता है कि कोई एएमसी अच्छी, और हम भी अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में डेफिनेटली एक एएमसी से एक से अधिक फंड्स उठा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि आप वहां पे दो कॉम्बिनेशंस में उठा सकते हैं। कई बार आप एक फंड इक्विटी से उठा सकते हैं, तो अगर वो फंड हाउस डेट में भी अच्छा है तो आपका दूसरा फंड डेट से हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका सेम एसेट क्लास में हो। अगर विद इन द सेम एसेट क्लास है, तो ये हो सकता है कि आपने मान लीजिए मिड कैप में एक एक्टिव फंड उठा रखा है उनका, और आपने लार्ज कैप में उनका पैसिव फंड उठाया हुआ है। जब हम पैसिव फंड्स की बात करते हैं स्वाति, तब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी एएमसी है, अदर देन कि हमें ट्रैकिंग डिफरेंस पे नजर रखनी होती है जब हम उसका चुनाव करते हैं। बट वहां पे क्योंकि फंड मैनेजमेंट स्टाइल का उतना इम्पैक्ट नहीं है उस एएमसी का, यानी कि हम एक पैसिव फंड उस डेफिनेटली फंड हाउस से उठा सकते हैं जहां से हमारा एक्टिव फंड है। और अगर हमारे पास दो एक्टिव फंड्स का हम देख रहे हैं कि कैसे हम एलोकेशन कर रहे हैं विद इन द सेम फंड हाउस, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली कम से कम आपके फंड मैनेजर्स अलग हों। आप ओवरलैप चेक कर लीजिए। अगर एक फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप को देखेंगे तो डेफिनेटली उनका जो लार्ज कैप्स का पोर्टफोलियो होगा विद इन द फ्लेक्सी कैप ऑल्सो, जो प्राइमरीली लार्ज कैप ओरिएंटेड है, काफी ज्यादा कॉमन होगा, बिकॉज जो फिल्टरिंग का मैकेनिज्म है सेम होगा। तो अगर आप कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट वो डिफरेंट मार्केट कैप में हो, यानी कि अगर आपने एक लार्ज कैप उठाया है तो मे बी अगर उनकी एक्सपर्टीज है स्मॉल कैप में, तो आप स्मॉल कैप से उठा सकते हैं। सो बट आई थिंक मोर देन टू फंड्स तभी होना चाहिए अगर आपने उनका गोल्ड उठाया है, अगर आपने एक डेट से उठाया है, या आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की वजह से उठाया है, तो जितनी आप वेरिएशन देख सकते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विद इन द सेम स्टाइल, जैसे अगर हम इक्विटीज में एक्टिव फंड्स की बात करें, वहां पे आप उसको कंटेन कर सकते हैं एक या दो फंड्स तक। ओके, तो अलग अलग लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली हो सकता है। एक ही एएमसी का अलग मार्केट कैप या अलग एसेट क्लास आप ले सकते हैं। बेसिकली एसेट क्लास डिफरेंट हो जाएगा तो एक कंसंट्रेशन रिस्क होने से थोड़ा सा आप बच सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर पोर्टफोलियो प्लानिंग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है पंकज जी? हमने फंड्स की बात की, एएमसी रिस्क की बात की, कंसंट्रेशन रिस्क की बात की। कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जब एक नया पोर्टफोलियो एक निवेशक बना रहा है जिसको जॉट डाउन करना चाहिए कि ये 5 या 10 बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर मैं एक पोर्टफोलियो प्लान करूं अपना? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए हर इन्वेस्टर की जरूरत अलग होती है, और इसलिए जो पोर्टफोलियो डिजाइन करना है उसमें कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये है, जो जो बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आप किस लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपको बच्चों के फ्यूचर में एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो एक अलग तरह का गोल है, और आपको घूमने जाना है तो ये अलग गोल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तय करने के लिए कि किस तरह के एसेट क्लास में और विद इन इक्विटी भी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हर इन्वेस्टर का जो रिस्क एपेटाइट होता है वो अलग होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसके अलावा जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप कितने लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उसके आधार पर भी आप पोर्टफोलियो में जो अलग अलग एसेट क्लासेस हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंक्लूड करेंगे। तो ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है कि आप हमेशा गोल तय करें, क्योंकि अगर गोल अपना सेट करेंगे तो तभी आपको मालूम चलेगा कि आपके पास समय कितना है उस गोल के लिए। जो मैंने जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट होराइजन तय होना चाहिए, तो जब गोल तय करेंगे तभी ये हो पाएगा कि किस तरह की स्कीम्स, किस तरह के एसेट क्लासेस आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। तो हमेशा गोल तय करें। गोल आपका ये भी हो सकता है कि वो 6 महीने में आपको अचीव करना है, और हो सकता है कि आपको उसके लिए 15-20 साल का आपके पास समय है, लेकिन तय जरूर करें और उसके हिसाब से डिसाइड करें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है पोर्टफोलियो के अंदर, और साथ ही एसेट एलोकेशन जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं कि आपका डिफरेंट एसेट क्लासेस में इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के एसेट क्लासेस हों, उसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, चाहे हम जो अभी बात कर रहे थे कि अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स हो, अलग अलग स्टाइल्स हो, आपके पास ग्रोथ स्टाइल हो तो साथ में वैल्यू स्टाइल भी हो सकता है। और स्वाति, एक बात मैं और ऐड करूंगा यहाँ पर। देखिए, हम जब बात करते हैं, कई बार इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मैं बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, बट आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड और क्वांट का बैलेंस एडवांटेज फंड दोनों बहुत ही अलग हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम अगर किसी और कैटेगरी की बात कर लें, हम यदि हम स्मॉल कैप की बात करें, तो जहां निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड
एक अराउंड 200 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, वेल डाइवर्सिफाइड है। वहीं आप देखेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत ही फोकस अप्रोच वाला फंड है। तो इसके लिए आप कैटेगरी में विद इन कैटेगरी भी डाइवर्सिफिकेशन रखें पोर्टफोलियो में, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन बातों के आधार पर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें ताकि आपके रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क भी मैनेज हो सके। और हमेशा ये नहीं कि आपने सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखी उसके हिसाब से डिसाइड किया, आपको अपने रिस्क और रिटर्न्स के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो प्लानिंग के समय क्या रखें ध्यान, इस पर की हमने खास चर्चा। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, ब्रेक के बाद एनएफओस पर भी चर्चा करना जरूरी है कि पोर्टफोलियो में एनएफओ आप कब ऐड करें, क्यों करें, क्या करें या नहीं करें। इस पर बातचीत थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। आपके करा रहे हैं परफेक्ट पोर्टफोलियो प्लानिंग। हमारे साथ पंकज मटपाल और प्रवीण बाजपेयी हैं। आइए कुछ एनएफओस पर चर्चा कर लेते हैं। न्यू फंड ऑफर समय समय पर अलग अलग एएमसीज एनएफओस लेकर आती है और पिछले कुछ टाइम में तो इसका और भी ज्यादा बोलबाला है। प्रवीण, एनएफओस तो पिछले काफी समय से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं, निवेशक पैसे भी डाल रहे हैं क्योंकि एनएफओ से काफी अच्छा पैसा जनरेट हुआ भी है। क्या खासियत है एनएफओ में, और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या एनएफओ पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना चाहिए? जी स्वाति, मेरे ख्याल से ये एक हमेशा ये एक चर्चा में रहता है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करें या ना करें। कुछ बेसिक पहले तो मिसकंसेप्शंस हैं जो एनएफओस के अराउंड होते हैं। ज्यादातर निवेशक इसलिए अट्रैक्ट होते हैं एनएफओस की तरफ बिकॉज उनको लगता है कि 10 रुपए पे एनएवी मिल रहा है और 10 का 12 रुपए बनना उनको प्रोबेबली लगता है कि ज्यादा इजी रहेगा। पर जहाँ पे फंड का एनएवी 100 रुपए पहुंच चुका है, वहां पे 100 का 120 बनना ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं शायद उनको लगता है कि थोड़ा सस्ता है। ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा, उनको लगता है कि नया फंड है तो बेटर एलोकेशन हो सकता है, आज के टाइम के हिसाब से एलोकेशन करेगा। प्लस अक्सर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही होती हैं जो भी एनएफओज लॉन्च होते हैं उनके अराउंड, और यूजुअली उन्हीं थीम्स पे लॉन्च होते हैं जिन्होंने रीसेंट ट्रेंड जिनका बहुत अच्छा रहा होता है। जैसे हमने देखा पीएसयू ने अगर बहुत अच्छा किया तो हम पीएसयू से रिलेटेड कोई एनएफओ देखेंगे। सो बेसिकली किसी ना किसी रीसेंट और सक्सेसफुल ट्रेंड पे ये लॉन्च किए जाते हैं। एट द सेम टाइम स्वाति, ये भी होता है कि एनएफओ तब भी लॉन्च किए जाते हैं जब कोई एएमसी अपनी जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनको फिल करना चाहती हैं। बिकॉज ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हो सकती हैं जो किसी एएमसी के पास ना हो। तो जरूरी नहीं है कि वो आपका टारगेट एक इन्वेस्टमेंट है, बट वो एएमसी को अपनी ऑफरिंग्स का जो एक बकेट पोर्टफोलियो है वो पूरा करना है। हर एएमसी के पास लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स होने चाहिए। तो निवेशकों के लिए जरूरी है ये देखना कि जब भी कोई एनएफओ आता है, अगर ओपन एंडेड है तो चाहे वो ओपन थोड़े दिनों के लिए रहता है, उसके कुछ दिन बाद वो वापस ओपन हो जाता है। तो पहले तो फोमो से बचें कि वो मिस आउट कर जाएंगे। अगर वो एनएफओ के पीरियड के ड्यूरिंग नहीं भी डाल पाए तो उसके 15-20 दिन बाद भी वो उस निवेश में उस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज कि अपने आप को थोड़ा समय दें। सेकेंडली स्वाति, यहाँ पे सूटेबिलिटी आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आपके लिए सूटेबल है, अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में उसका कहीं पे जगह है उस फंड की, अगर आपको एक बार आपने उस थीम को समझ लिया, उसका पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट होने वाला है, किस मार्केट कैप को वो कवर कर रहा है, किस सेक्टर को, अगर आपको लगता है कि वहां पे गुंजाइश है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। सो जो सूटेबिलिटी आई थिंक वो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। एंड द थर्ड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या वैल्यू ऐड करने वाला है आपके फंड को। अगर आप उसको एक 2% का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में देने वाले हैं, तो कल को वो फंड कितना भी अच्छा कर जाए, उसका कोई मीनिंगफुल रिटर्न आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में नहीं निकल के आएगा। तो आप जब एनएफओ ऐड करें तो थोड़ा सोच समझ के डिलिजेंटली इस चीज को करिए ताकि उसका कोई आपके पास फाइनल आउटकम अच्छा आ पाए आपके पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स में। एंड मेरे ख्याल से सिर्फ कि कोई नई चीज लॉन्च हुई है आप उसको ना इन्वेस्ट करें उसमें। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी, अभी मेराई का एक फंड लॉन्च हुआ है जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स को कॉमनली कवर कर रहा है। तो स्वाति, जैसे ये एक फंड है, ये अब तक हमने इस कैटेगरी को मार्केट में नहीं देखा है। जब एडेलवाइस लेके आया था लार्ज एंड मिड कैप का पैसिव फंड, तब वो एक नई चीज थी। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि क्या ये ऑफरिंग्स ऑलरेडी हैं। अगर हैं तो आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड को भी देख सकते हैं अगर आपको वहां पे लग रहा है कि उस कैटेगरी की आपके पोर्टफोलियो में जगह है। अदरवाइज फोमो में ना आए और आप तसल्ली से डिलिजेंटली इस डिसीजन को लें।
बिल्कुल, बिल्कुल। और इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ यही सवाल है जी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में नॉट ओनली एक्टिव पर पैसिव एनएफओज काफ़ी ज़्यादा आए। और अभी हम बेसिकली एनएफओ जब आते हैं तो हमने मोस्टली देखा है कि जो एएमसीज भी है वो मोमेंट्री या फिर ट्रेंड का फ़ायदा ज़्यादा उठा रही हैं। डेफिनेटली उनके अपने बास्केट में जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं, जो नहीं है उसको पूरा कर रहे हैं, पर एक ट्रेंड बेस्ड एनएफओ लाने का एक ट्रेंड भी शुरू हुआ है। तो क्या इस ट्रेंड के पीछे पड़ना चाहिए? देखिए स्वाति जी, बात तो सही है कि एएमसी के लिए भी आसान है वो फंड बेचना। जहां पर देख रहे हैं कि ट्रेंड चल रहा है और सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने लॉन्च किया और उनको भी वहां पर बिजनेस मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि पहली बात, क्या उस कैटेगरी में पहले से कोई फंड है या नहीं है। यदि पहले से वो कैटेगरी है अवेलेबल और आप चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना, तो ऐसे में एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि यदि कोई नई कैटेगरी आ रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लास्ट ईयर एचडीएफसी ने डिफेंस फंड लॉन्च किया था, जो कि अपनी कैटेगरी का पहला फंड था। और इन्वेस्टर्स यदि देख रहे थे कि इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्हें मौका मिला, उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि आप चाहते थे कुछ नई चीज हो, आप फायदा उठाना चाहते हैं, तब तो ये सही है। लेकिन यदि बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें आजकल देख रहे हैं कि एक के बाद एक फंड हाउस स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर यदि आपको लगता है कि वो कैटेगरी ऐड करनी है, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है उस कैटेगरी में, तो आप पुराने फंड में जा सकते हैं। लेकिन स्वाति जी, एक बात और भी है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फंड हाउस से या किसी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, आप चाहते हैं कि इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, बट बेहतर हो कि ये फंड हाउस लॉन्च करे या फिर ये फंड मैनेजर उसको मैनेज करे, तब उस स्थिति में भी आप एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपकी जरूरत देखें, फिर वो सुटेबल है कि नहीं आपके लिए वो कैटेगरी, वो देखें, और फिर उसके बाद में आप डिसाइड करें कि यदि एग्जिस्टिंग फंड हाउस के पास वो कैटेगरी है तो आप वो ऐड करें। पर कोई नई चीज मिल रही है या नया स्टाइल मिल रहा है, तब जरूर आप एनएफओ की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार एनएफओ की ज़रूरत आपको कब है और कब आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इस पर चर्चा हमने की। एक परफेक्ट पोर्टफोलियो प्लानिंग पर टिप्स देने के लिए प्रबलीन और पंकज जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक भी लेते हैं। देखते रहिए जी बिजनेस।